सीट्स मिल रहे हैं। हम पिछली बार 70 सीट्स पे लड़े थे जी। और इस बार हम उससे ज्यादा ही का बार्गेन कर रहे हैं। मीटिंग प्रोग्रेस में है। अगले हफ्ते 10 दिन में लगभग हाल ही सब में कुछ अभी clear देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी यात्रा से लौटे हैं और सीट शेयरिंग का मामला हो- तेजी धरना से प्रदर्शन नहीं होता है तो आप समझ लीजिए जनता का ही 70,000 है। ये बेसिकली पंचायती राज का नीतीश 70,000 कुमार बरगलाने की काम कर रहे हैं बिहार कुछ नहीं है। आप सिंपल समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को ये चीज है कि भाई हम आपके अकाउंट पे 10,000 दे दिए। इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा है और इसीलिए नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली वो इतना कह रहा हूँ, हमें इसको प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं बनाना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन हो तो कमला हैरिस वर्सेस जो बाइडेन हो, उस तरह का चुनाव और जनता तय करे किस अलायंस को 243 सीट्स पर लड़ने हैं। और हम हर 243 सीट्स पे हम जितने भी हो सके बहुत। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। अभी मैं मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद है स्पोक पर्सन। सर अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम चंद्रभूषण हुआ, मैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सर हाल ही में अभी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी यात्रा से लौटे हैं और सीट शेयरिंग का मामला तेजी से चल रहा है, लेकिन राजद की तरफ से कोई भी अभी तक खुलासा नहीं किया गया है कि कितने सीट कांग्रेस को दिया जाएगा। क्या लगता है कितने सीट मिलने चाहिए? देखिए बेसिकली क्या है कि कितने सीट्स मिलेंगे उसके लिए हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी का हमारा अपना मीटिंग चल रहा है। मीटिंग प्रोग्रेस में है। अगले हफ्ते 10 दिन में लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कितने सीट्स मिल रहे हैं। हम पिछली बार 70 सीट्स पे लड़े थे जी। और इस बार हम उससे ज्यादा ही का बार्गेन कर रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते 10 दिन में हमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने सीट्स पे लड़ रहे हैं, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें टोटल 243 सीट्स पे लड़ने हैं और हम हर 243 सीट्स पे हम जितने भी हो सके बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स फील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बीजेपी और इस जेडीयू अलायंस को हराए और ताकि हम अपनी सरकार बना सकें। देखा गया है कि कल तेजस्वी यादव एक सभा में गए हुए थे, मुजफ्फरपुर गए हुए थे रैली में। तो वहां पे उन्होंने 16 मिनट का एक भाषण दिया जहां पे उन्होंने कहीं पे भी कांग्रेस या अदर पार्टी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने महागठबंधन महागठबंधन बोला, लेकिन राजद अपना ही फेस उन्होंने साबित किया है। लेकिन राहुल गांधी से अगर सवाल पूछा जाता है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, महागठबंधन अगर जीतता है, तो सीएम का फेस कौन होगा? तो क्या लगता है कि कौन सीएम का फेस होगा इस बार? देखिए, मैं राहुल जी से ये सवाल पूछा गया था कि सीएम का फेस कौन होगा और राहुल जी ने क्लियर कट कोई नाम नहीं लिया था। जी। हम चाहते हैं कि इस चुनाव को, चूंकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का चुनाव है, हम चाहते हैं कि इसको हम जिस तरीके से लड़ते हैं, हम जनता के बीच, एक तो हम अलायंस में हैं जो हमारा इंडिया अलायंस है, दूसरा हम जनता के बीच जा रहे हैं तो वहां पे अपने मैनिफेस्टो के साथ जा रहे हैं। हमारा अपना गुलदस्ता आप जानते होंगे कांग्रेस पार्टी का, जो हम दे रहे हैं कि 25 चाहे माई बहन योजना हो जिसमें हम 2500 रुपया दे रहे हैं। हमने गरीब लोगों को जमीन देने की भी बात कही, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो हमारा अपना बहुत सारा गुलदस्ता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि हम जनता के सामने लेके जा रहे हैं। अभी हमारे मैनिफेस्टो पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुए, और भी बहुत सारे चीजें हैं, चाहे वो रोजगार का मामला हो, सब कुछ है, हम हर कुछ के लिए आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम इन मुद्दों के साथ जनता के सामने जाए और जनता तय करे कि इस अलायंस को वोट देना है कि नहीं। अगर हमारे पास उतने आ गए, हमारे अगर अधिकतर विधायक चुन के आएंगे, फिर विधायक दल की मीटिंग होगी, वहां पे विधायक दल अपना नेता चूज करेगा, वही वहां पे चीफ मिनिस्टर होगा। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं, हमें इसको प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं बनाना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन हो तो कमला हैरिस वर्सेस जो बाइडेन हो, उस तरह का चुनाव नहीं होना चाहिए। बेसिकली एक लोकतांत्रिक चुनाव है। हम मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे, जनता को लगेगा कि नहीं इनके सारे मुद्दे सही हैं, वो हमें वोट देंगी, वो हमें सीट जिताएंगे। एक बार हमारे सीट्स आएंगे, बाकी तो आगे फॉर्मेलिटी है। अच्छा, ये देखा गया था जो राहुल गांधी के द्वारा जो वोट अधिकार यात्रा निकाला गया था, उसमें आप लोगों ने कितने लोगों का ऐसा पाया जिसका जो व्यक्ति मौजूद है उसका नाम काट दिया गया है? आप जानते होंगे जब इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने अपने आंकड़े दिए और जब टोटल डेटा दिया, कई जिंदा लोगों को उन्होंने मृत घोषित कर दिया, मृत लोगों को जिंदा घोषित कर दिया। राहुल गांधी जी ने तो यूट्यूब पे अपना एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें वो चाय पीते हुए जिन लोग मर गए थे। हाँ। देखिए, बार बार हम लोग कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन का काम है ये इंटेंसिव रिसर्च करना, रिवीजन करना। लेकिन जितनी धड़फड़ी से कर रहे थे, जितने तेजी से कर रहे थे, हमको उनके इंटेंशन पे शक था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम 11 डॉक्यूमेंट्स लेंगे। फिर हमने कहा कि ये जो 11 डॉक्यूमेंट है, आपको पता हो जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हैं, एक ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि 43% बिहारी के पास था, वो था क्लास 10th का सर्टिफिकेट। बाकी 50% बिहारी के पास तो वो भी नहीं है जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट। कहने का ये मतलब है कि जब आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं, हम बार बार इलेक्शन कमीशन से कह रहे थे, वो हमारा बात नहीं मान रहे थे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए,
सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो है उन्होंने फिर आधार कार्ड को और राशन कार्ड को, उसके बाद जो उन्होंने 65 लाख लोग नाम काटा, फिर हमने कहा कि आप बताइए आपने किस बिना पे नाम काटे हैं, तो उस पे इलेक्शन कमीशन का कहना था हम नहीं बताएंगे। फिर हम सुप्रीम कोर्ट कहने का ये मतलब है कि टोटल ये ऐसा लग रहा था जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी की थी, यहाँ पे एसआईआर के थ्रू फ्रंट डोर से वो चुनाव चोरी करने के जरूरत। तो सर ये देखा जा रहा है कि जो एसआईआर किया गया ये पहली बार तो नहीं किया गया, इससे पहले एक बार सोनिया गांधी के सरकार में भी हुई थी और 2003 में भी जो हुआ था, जी, तो उस टाइम गड़बड़ियां नहीं हुई, तो उस टाइम भी जो 2003 में हुआ था उसमें बताया गया था कि 15 से 20 दिनों में उसको कंप्लीट कर दिया गया था। इस बार तो 1 महीना दिया गया। देखिए आप ना इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप इलेक्टोरल रोल रिवीजन और एसआईआर ये बिल्कुल एक नया चीज है। आप अगर योगेंद्र यादव को सुनिए, ये पहली बार ऐसा हुआ था। पहले 2003 में भी जो लिस्ट हुए थे ना उसमें पहले से लिस्ट थे, या तो उसमें नाम ऐड किए गए नहीं तो उसमें नाम डिलीट किए गए। ये बिल्कुल नए सीट पे नाम तो डाले। इसमें तो कहा जा रहा है कि हम घुसपैठियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी है, बाहर से जो लोग आ गए हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे कौन है घुसपैठिया? आजकल आप तो ये जो अमित शाह जी होम मिनिस्टर है ना, उनसे 36 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया अभी तक पार्लियामेंट में कि कितने घुसपैठिया, एक भी उनके पास जवाब नहीं होता। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने का है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने का है। उनको ऐसा लगता है कि मुसलमान उनका कोर वोटर नहीं है। कहने का ये मतलब है जब हम होम मिनिस्ट्री से पूछ रहे हैं कि घुसपैठिया कौन है, वो कहते हैं कि नहीं कोई घुसपैठिया नहीं, हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब रोहिंग्या मुसलमान सब जब वहां पे म्यांमार में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ कि बात ये हो रहा था कि भारत में रोहिंग्या मुस्लिम्स को एंट्री दी जाए कि नहीं दी। एंट्री देना है कि नहीं देना है वो भारत सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है, वो बीजेपी अपना तय करे। आपको पता है इन्होंने हर जगह जो इनका कंट्रोल मीडिया उसके थ्रू बताना शुरू कर दिया कि रोहिंग्या जो है जो भी पहले से आए हैं वो लूटपाट करते हैं, बलात्कार करते हैं। एनडीटीवी का रिपोर्ट आया उस टाइम, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट वहां पे आसाम के लोकल इलाके में गए, पता लगा कि कोई भी केस ना रोहिंग्या मुसलमान के नाम पे रजिस्टर नहीं था कि जो वहां पे उन्होंने चोरी की या वहां पे लूटपाट किया या बलात्कार किया। ये सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिया का फर्स्ट नैरेटिव और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश। तो इसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही बदनाम, ऐसा तो देखा जा रहा है कि जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं सारे का नाम काटा गया है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को ही क्यों बार बार चर्चे में ला रहे हैं? मैं घुसपैठिया वर्ड का इनका जो डायरेक्टिव है ना, ये जो कहना चाहते हैं ये शब्द ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये जो घुसपैठिया वर्ड है आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, बेसिकली अमित शाह और ये यूज करते किसके लिए। जहां तक बात है कि नाम कितने लोग का कटा, आपने देखा होगा 65 लाख लोग का नाम कटा। ये इन्होंने 3 बिना दिया कि कुछ लोग मर गए थे। आप अगर इलेक्टोरल रोल डिवीजन हर 4 महीने पे कर रहे हैं, हर 4 महीने पे कर रहे हैं, फिर अचानक से आप ये कैसे बोल रहे हैं कि 22 लाख लोग की मौत हो गई? फिर जो परमानेंट शिफ्टिंग का बात है, कहने का मतलब है देखिए हमने इनके एसआईआर अप्रोच में ही हमारा कहना था कि आप जितने तेजी से कर रहे हैं ना ये गलत है। और सिर्फ ये हम नहीं बोले, जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले, टीडीपी जो इनके साथ सरकार में है चंद्रबाबू नायडू ने यहां तक कहा कि इस तरह की चीज में 6 महीने कम से कम लगने चाहिए। आप देखिए ये जो बिहार है, कहने को तो एक राज्य है लेकिन इसकी आबादी कितनी है? 13 करोड़। 13 करोड़ आबादी का राज्य। आपको पता वर्ल्ड की बहुत सारे कंट्रीज का आबादी हमसे कम है। फ्रांस की आबादी 9 करोड़ है, ब्रिटेन की आबादी 7 करोड़ है, कनाडा की आबादी 4 करोड़ है। तो कहने को तो ये एक राज्य है, लेकिन आप अगर इस तरह का कोई प्रोसेस करते हैं आप बिल्कुल ठीक से कीजिए। और देखिए सारा बात क्लियर कट आ गया ना, आया कि कितने सारे गड़बड़ियां हैं। कई लोग के पास 2-2 एपिक नंबर थे, खुद विजय कुमार सिन्हा के पास 2 एपिक नंबर है। वैसे तो एक देखा जगह जाए तो 50। तेजस्वी यादव के पास भी 2 एपिक तो नंबर। ये किसका गड़बड़ी है? ऐसे तो देखा जाए तो पवन खेरा जो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, ये गड़बड़ी किसका है? इलेक्शन कमीशन का ना। उनका काम है, ये उनका मैंडेट है। वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना ही क्यों? वो उनका मैंडेट है कि वो उसको इलेक्टोरल रिवाइज करे, सब कुछ करे। अगर जैसे किसी सिटी का लॉ एंड ऑर्डर एसपी के हाथ में होता है, वहां का गड़बड़ाता है तो किसके हाथ में जाएगा? उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना, प्रॉपर डेटा एंट्री करना, कोई मर गया उसको हटाना। इस तरीके से अपारदर्शी तरीके से जो उन्होंने किया है उससे इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा है। और इसीलिए नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली वो इतना अधिक सफल हुआ है। तो अभी तक देखा जा रहा है कि कांग्रेस अभी खुलकर सीएम फेस की घोषणा नहीं कर रही है, तो ये कब किया जाएगा? अब तो चुनाव बहुत नजदीक है। मैं बार बार अभी आपसे दो क्वेश्चन आपने मुझसे पहले इसी पे पूछा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री है, लेकिन जहां अगर देखा जा रहा है कि महागठबंधन एक पार्टी बताइए, आप एक चीज बताइए, एनडीए के सीएम फेस कौन है? एनडीए तो अपना सीएम फेस घोषणा कर दिया है कि नीतीश कुमार। अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं। उन्होंने ये भी कर दिया है कि सीट शेयरिंग को लेकर 103 सीट। ठीक है,
मैं ये मानता हूं कि वो हमसे इसमें आगे रहे सीट शेयरिंग के मामले में, लेकिन कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी तक फेस पे नहीं है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही रहे। हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की अब तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं रही, और कहने का ये मतलब है कि उन्होंने भी अभी तक घोषणा नहीं किया। पहले वो बता दें कि आने वाले चुनाव के बाद ऑफिशियल फेस डिक्लेरेशन किसका है। देखिए महाराष्ट्र चुनाव में भी सबको क्या लग रहा था, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या हुआ, जाहिर सी बात है जिस पार्टी का पहले से चीफ मिनिस्टर होता है वो ऐसे ही चीफ मिनिस्टर का एक फेस हो जाता है, चीफ मिनिस्टर फेस होता है। वो हर चुनाव में होता है, क्योंकि एक कोई ना कोई तो चीफ मिनिस्टर होगा। तो जब उनके पास, जब उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं किया, हमारे अध्यक्ष जी ने भी 3 दिन पहले एक बाइट दिया था इसी पे, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने वही कहा कि पहले वो घोषणा कर दे तब हम घोषणा कर देंगे। हम इस मुद्दे पे जा ही नहीं रहे हैं हमारा चीफ मिनिस्टर फेस कौन है। हम अपने टोटल मैनिफेस्टो पे जा रहे हैं, हम अपने गुलदस्ता पे जा रहे हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ जनता पे जा रहे हैं। देखिए हमारा ये सारी बातें हैं, हम आएंगे, हम ये सारी चीजें फुलफिल करेंगे, चाहे वो जॉब्स का मैटर हो, चाहे वो जमीन देने की बात हो, चाहे वो माई बहन मान योजना की बात हो। तो आपने जो भी योजना की शुरुआत की, आप जो बात कर रहे हैं, तो सारा को तो नीतीश कुमार लागू कर चुके हैं। यही तो बात पता चलता है कि ये कितनी बैंकरप्ट गवर्नमेंट है। आप देखिए एक ही मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जो दिव्यांग का जो है, हमने कहा 1500 देंगे, इन्होंने 1100 कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अप्रैल के महीने में नालंदा गया हुआ था, वहां पे एक दिव्यांग व्यक्ति मुझसे मिला था जो कि बिहार शरीफ का था, उसको 400 रुपया मिलता था। आप इमेजिन कीजिए, आजाद भारत में भी किसी को आप 400 रुपया हेल्थ मेंटेनेंस दे रहे हैं। अभी जाके जब हमने ये थी कहा कि हम जब दिव्यांग को 1500 देंगे तो उन्होंने 1100 कर दिया। नीतीश कुमार जी तो 20 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, उनको अभी तक आइडिया नहीं आया था आज के टाइम में 400 में क्या होता है। जब आज के टाइम में चिकन का प्राइस 220-230 केजी है, कोई भी चीज आप उठा लीजिए, एक व्यक्ति 400 में अपना, इस गवर्नमेंट ने सोच कैसे लिया कि एक दिव्यांग जो है 400 रुपए में अपना महीना चला लेगा। मतलब कि पूरे आइडियाज का मामले में टोटल बैंकरप्ट है, दे आर टोटल बैंकरप्ट। और हम लोग जो बात कर रहे हैं उसी बात को उठाकर वो पुट ऑन कर रहे हैं। तो उससे अलग आपका क्या मैनिफेस्टो होने वाला है? ये तो जब हमारी मैनिफेस्टो रिलीज होगी तब तो उसका एक ऑफिशियल डेट होता है, एक प्रोपोजल होता है, जब टोटल मैनिफेस्टो है। आपने कहा हमने बिजली 200 यूनिट बिजली की बात की, इन्होंने 125 यूनिट। 125 हम आप जो नीतीश कुमार जी ने ये 10,000 जो प्रति महीना देना भी स्टार्ट किया है, वो भी जब हमने कहा कि हम 2500 रुपया देंगे। बिहार का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मैं आपसे कह रहा हूं, जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में इस तरीके लाडली बहना स्कीम जो मध्य प्रदेश का जो इन्होंने कॉपी किया, बाद में इन्होंने क्या किया, 27% से अधिक महिलाओं को हटा दिया। वो काम ये बिहार में करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से बजट का इनका हिसाब किताब है, मैं इकोनॉमिक्स का जानकर बता सकता हूँ, ये बस चुनाव से पहले का ये प्रोपेगेंडा है 3 महीने। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, इनमें से ये बहुत सारी महिलाओं को पिक आउट करेंगे कि नहीं हम आपको इस बेसिस पे नहीं दे सकते, इस बेसिस पे नहीं दे सकते, और बहुत ही चंग महिलाएं बच ये तो कह रहे हैं कि हम चुनाव से पहले इसी महीने के अंत तक दे देंगे। हाँ जाहिर सी बात है, वो फ्रीबीज देना था चुनाव से पहले, 3 महीना इनको दे दिया। मैं तो वही बात आपके थ्रू आपके जनता को बताना चाह रहा हूँ, ये ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। बिहार का जो जीडीपी है, बिहार का टोटल जीडीपी है 9,64,000 का। अगर आप टोटल बिहार का सारा कुछ निकालें, जो उसका बजट है, इतना खुद का पहले से डेफिसिट है कि 10,000 रुपये प्रति महीना देंगे कहां से, और ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे कहां से? ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में ये बहुत सारा फैक्ट्री ले आएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग। 10,000 प्रति महीना की बात नहीं है, रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया देने की बात कही है। और उसके बाद बताया है कि अगर 6 महीने तक आप उस रोजगार को करते रहेंगे तो हमारा एक टीम रहेगा जिसकी जो जाके उसका जांच करेगा। उसके बाद फिर 2 लाख जो अगला राशि है वो 2 लाख देने का काम करेंगे। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये सारी चीजें ना, कोई भी गवर्नमेंट अगर उसको करना होता, अगर उतना ही ज्यादा रोजगार जनरेशन पे होते, तो ये आने की ये 5 साल 10 साल बाद कर दी होगी। क्या लगता है ये नीतीश कुमार बरगलाने की काम कर रहे हैं बिहार? कुछ नहीं है, आप सिंपल समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को ये चीज है कि भाई हम आपके अकाउंट पे 10,000 दे दिए, आप सारा कुछ भूल जाओ। आप ये भूल जाओ कि किस तरीके से बाढ़ आ रहा है तो पुल ढह रहा है, बाढ़ आ रहा है तो रोड ढह रहा है, किस तरीके से रोज पटना में मर्डर हो रहा है। कल भी एक आरजेडी के नेता का मर्डर हुआ है, 3 दिन पहले बिद्दुपुर में एक नेता का मर्डर हुआ, पारस में आप देखिए किस तरीके से क्रिमिनल लोग घुस के, माने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल है पटना में। मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ सब कह रहे हैं कि किसी का क्राइम तो पहले के मुकाबले कम हुआ है। क्या क्राइम पहले के मुकाबले कम हुआ? आप पिछले 20 साल का क्राइम उठाइए, 20 साल में कुछ ही महीने छोड़ के तो नीतीश कुमार जी हमेशा चीफ मिनिस्टर रहे। आप टोटल इसको उठाइए, आप देखिए सारा कुछ, कोई क्राइम कम नहीं हुआ। सिर्फ ये मीडिया परसेप्शन है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया परसेप्शन है। अगर मीडिया पूरी तरीके से ब्लैटेंटली अगर इनके खिलाफ लिखने लग जाए ना, सारा का सारा कुछ। एक मैं आपको बहुत सिंपल एक आंकड़ा देता हूं, यूपी का एक सर्वे किया गया था, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के एक सर्वे में आया था कि जब उनका योगी आदित्यनाथ का जब टर्म, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब से योगी जी आए हैं लॉ पे पूरा ज्यादा इनका कंट्रोल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर पूरा सुधर गया, तो उसके एक आंकड़े के मुताबिक हर रोज
10 मर्डर, 12 बलात्कार और 3 मुठभेड़ होता है। जिस राज्य में हर रोज 10 मर्डर, 12 बलात्कार और 3 मुठभेड़ होता हो, जब वो राम राज है, जब वो आइडियल सिचुएशन है, इसी को मीडिया परसेप्शन कहते हैं कि किस तरीके से जो अपर चैनल्स हैं, जो जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो एक्चुअल चीजों को छुपाता है। और आप लोग जैसे यूट्यूबर्स को शुक्रिया, अभी आप देखे होंगे एसआईआर का जो मुद्दा है वो कभी भी इतना बड़ा देशव्यापी मुद्दा नहीं बनता है। लेकिन भारत में लगभग 9.5 लाख ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अपने रील्स से, अपने वीडियो से पैसा कमाते हैं। और उन्हीं हजारों यूट्यूबर के बेसिस पे जो कि जगह जगह गांव में गए, एक्चुअल डेटा पता किए, बीएलओ से बात किए, ऑडियो रिकॉर्ड किए, वीडियो रिकॉर्ड किए, जिसके कारण ये मुद्दा पूरे देश भर में फैला। तो आज अगर यूट्यूब नहीं होता और सोशल मीडिया नहीं होता, मैं मानता हूं कि भारत का लोकतंत्र ही खुद खतरे में। तो कितना मिनिमम सीट होगा जिसपे अगर वो कांग्रेस को मिलती है तो कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा? देखिए, अभी हमारे प्रभारी कृष्णा लवड़ू सर ने परसों एक बयान दिया, उसमें कहा कि हम बिल्कुल गठबंधन में हैं, लेकिन हम सम्मानजनक सीटों का डिमांड कर रहे हैं। सम्मानजनक वो सीट का आंकड़ा क्या रहेगा? देखिए, ये आंकड़ा तय करना मेरा काम नहीं है, ये आंकड़ा तय करना एक अनुमान लगाना। हम पिछली बार 70 पे लड़े, 19 सीटों पे आपने जीत पाया था। ठीक है, हमने जितने भी जीती हारी वो अलग मैटर है। हमको 70 सीट्स मिले थे क्योंकि हम ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैं, हम भारत के सबसे पुराने पार्टी हैं, हम नेशनल पार्टी है। तो हमारा आंकड़ा है, एक हम डिमांड कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैं आपको अभी बता नहीं सकता, लेकिन हम अपने गठबंधन का बहुत, जो गठबंधन धर्म है उसका पालन करते हैं। लेकिन हम सम्मानजनक सीटें डिमांड कर रहे हैं, वो हमको मिल भी जाएंगी और फिर हम मैदान में उतरेंगे और हम इस बीजेपी जेडीयू सरकार को हराएंगे जी। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के स्पोक पर्सन को। बाकी इनके बातों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और मैं आखिरी बात आपसे कह दूं कि कल बीपीएससी का पेपर हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2-3-4 दिन में कुछ फर्जीवाड़ा इसमें नहीं साबित हो, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पिछले 10 साल में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, और जो बच्चा 5 साल, 8 साल, 10 साल से बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करता है, उसका सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो लीक का मामला होता है वो तो सोशल मीडिया के जमाने में तुरंत सामने आ जाता है, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया है। देखिए, सोशल मीडिया के जमाने पे ठीक है, अगर पेपर वो तो है कि जब वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आ जाता है तब आ जाता है। जो पीछे की गड़बड़ी है उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। और प्लस जहां पे इतने सारे प्रॉब्लम्स पहले ही हो गए, आप देखिए कल का जो बीपीएससी हुआ, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। कल जो बीपीएससी हुआ, अगर आप कैटेगरी भी हटा दें तो हर सीट पे 376 उम्मीदवार थे। आप इमेजिन कीजिए, ये पूरे वर्ल्ड का ये सबसे बेकार आंकड़ा है। अगर एक एक सीट के लिए 376 बच्चे मार कर रहे हैं, मतलब है कि आपके यहाँ पे प्राइवेट जॉब नहीं है, मतलब है कि आपके यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब है कि आपके यहाँ पे बाहर की कंपनियां पैसा नहीं लगा रही। जब बाहर की कंपनियां तमिलनाडु में पैसा लगा सकती हैं, जब बाहर की कंपनियां महाराष्ट्र में पैसा लगा सकती है, जब बाहर की कंपनियां ये गुजरात में पैसा लगा सकती हैं, तो बाहर की कंपनियां बिहार में क्यों नहीं लगाती? और एक चीज और बिहार में गड़बड़ लगता है कि बिहार में जो भी परीक्षा होती है उसका जो सेंटर होता है, लोग रहने वाले कहीं के होते हैं, उनका सेंटर कहीं और दिया जाता है। इस पे क्या क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये तो जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है जो कि इसको कोऑर्डिनेट करती है, जैसे बीपीएससी का एग्जाम बीपीएससी खुद कंडक्ट कराती है, ये तो उनको सोचना चाहिए कि हम इस तरीके से एग्जाम करें ताकि स्टूडेंट्स आए और आराम से अपना पेपर दें। सहूलियत होना चाहिए, सहूलियत होना चाहिए। आपको अगर कैसे यूपीएससी वाले पेपर कराते हैं, वहां पे चोरी नहीं होता है, उनका अपना सिस्टम है। मैंने तो एक बार देखा बीपीएससी के एग्जाम में कि बच्चा लोग का जूता तक खुलवा लिया गया। आप किस तरह का एग्जाम करा रहे हो? आप अपने सेंटर पे पूरा व्यवस्था कराओ। आज के टाइम एआई का जमाना है, आज के टाइम इंटेलिजेंस का जमाना है, आज के टाइम टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप सीसीटीवी फुटेज रखो, आपके पास प्रॉपर बजट है। आप अगर एग्जाम अच्छे से कराना चाहते हैं, इसी भारत देश में यूपीएससी बहुत सारा एग्जाम अच्छे से करा लेता है, और इसी भारत देश में स्टेट पीसीएस का हाल बुरा है। मतलब ये तो खुद स्टेट को तय करना है कि अपनी मशीनरी को कैसे दुरुस्त करें। एक तरफ आप स्टेट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो होता है वो केंद्र का एग्जाम होता है। तो केंद्र में मोदी जी है, स्टेट में नीतीश कुमार हैं, तो दोनों में गड़बड़ियां कहाँ है? देखिए, केंद्र में तो एसएससी भी है, और एसएससी में भी इतनी सारी गड़बड़ी आ रहे हैं कि पूरे के पूरे टीचर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, ये हर एजेंसी पे डिपेंड करता है, हर एक बॉडी पे डिपेंड करता है। यूपीएससी ने आज तक अपना इज्जत बचा रखा क्योंकि उनका एक अपना परफॉर्मा है। उस पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं अभी कि किसी ने गलती से ईडब्ल्यूएस कास्ट बना लिया, सब कुछ बना लिया। कुछ छात्र इस तरीके से गड़बड़ी कर रहे हैं, चाहे वो अपना विकलांगता है उसका वो जो है गलत सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, लेकिन तब भी उस पर भरोसा करता है। लेकिन आज के देखिए बहुत सारे वैसे बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, चाहे वो एनटीए हो,
नीट का जो एग्जाम कंडक्ट कराती हो, चाहे वो एसएससी हो, हर जगह इशू हो रहा है। पिछले साल आप देखिए कितना बड़ा नीट में घपला हो गया। एक ही सेंटर पे 20 टॉपर आ गए हरियाणा के, और वो सेंटर किसका था? बीजेपी नेता का था। कहने का मतलब, मैं इसमें कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा कि जब से बीजेपी आई है, एग्जाम्स का जो सैंक्टिटी था ना, और एग्जामिनेशन कराने के बॉडी का, वो बहुत खतरे में पड़ गया है। देखा गया था कि 17वां जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसका भी पेपर लीक हो गया था। आखिर जो पेपर लीक होता है उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? अब ये तो सरकार बताएगी ना कि उसका जिम्मेवार कौन है, कौन अफसर भीतर का मिला हुआ है, कौन देखिए, अगर अंदर के बॉडी का कोई मिला हुआ नहीं है, ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि पेपर लीक हो जाएगा। कौन मंत्री उसमें लगा हुआ है? लेकिन ये तो ऐसी सरकार है, सीए जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का जो है यहाँ पे घोटाला हो गया, और उस 70,000 करोड़ के लिए जो 49,000 बिल थे वो इसने दिए नहीं। जब यहाँ पे 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है, जब उस पर कोई हमला, ये बहस नहीं होता है, वाइड स्प्रेड धरना प्रदर्शन नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए जनता का ही ना 70,000 है। ये बेसिकली पंचायती राज का 70,000 था। ये बच्चों के स्कूल्स के लिए, ये बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, ये बेसिकली जल नल के लिए था। सारा पैसा नेता लोग खा गए, बीजेपी के भ्रष्ट नेता, जेडीयू के भ्रष्ट नेता, और जो कुछ अधिकारी हैं। आम जनता को कुछ नहीं मिलता है। बिहार की आम जनता 70,000 रुपया सालाना पे जीती है, 6,000 रुपया महीना पे जीती है। चलिए ठीक है। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के स्पोक पर्सन चंद्रभूषण सिंह जी को। बाकी इनकी बातों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।